साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर है उसके बारे में हमने बात करी थी। कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस किए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने केवल उन्हीं एमसीक्यूज को शामिल किया था जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, बाकी फर्स्ट फेज में हम जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैं करा रहा हूँ। उससे ये होगा कि आपको ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है और अगर इन केस क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसको अच्छे से कर सको। ओके, क्वेश्चन देखिए रिपीट तो होते ही है क्वेश्चन, ये आपने देखा होगा, इतने कई सारे मैं वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ हर सब्जेक्ट के। तो उसमें आपने ये चीज गौर करी होगी जो क्वेश्चन जो है वो जनरली रिपीट होते हैं। और जो सैद्धांतिक जो आपके सैद्धांतिक पेपर हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों में तो ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन जो है आपके रिपीट हो। ओके, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, आपके पेपर में, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। आइए इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार कौन कौन से हैं। जो विकलांग शिक्षा, जो हैंडीकैप्ड एजुकेशन है, उसके मुख्य आधार कौन कौन से हैं। ऑप्शन देखिए, इसमें शारीरिक विकलांगता है, मानसिक विकलांगता है, आवेगात्मक विकलांगता है या उपरोक्त सभी। शारीरिक जो विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं वो उपरोक्त सभी हैं। उसमें शारीरिक विकलांगता भी हो सकती है, मेंटल हैंडीकैप्डनेस हो सकती है या आवेगात्मक विकलांगता हो सकती है। तो तीनों तरह की विकलांगता हो सकती है। तो ऑप्शन द जो है यहाँ पे वो आपका सही होगा। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है। जो इशारों से जो भाषा समझाई जाती है या जो इशारों से जो भाषा व्यक्त की जाती है वो किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो आपको ये पता ही होगा, इसमें बहुत आसान है, बताने की जरूरत नहीं है कि जो श्रवण बाधित मीन्स जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, जिनको सुनने में समस्या होती है, जो सुनने में बाधित होते हैं, जिनके श्रवण यंत्र, जिन बालकों के श्रवण यंत्र बाधित होते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। निर्देशन का प्रकार नहीं है, जो डायरेक्शन है उसका कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए, शैक्षिक निर्देशन हम प्रोवाइड कराते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन लिखित निर्देशन जो है वो जनरली कम प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, व्यावसायिक निर्देशन हो सकता है। तो लिखित निर्देशन जो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो यहाँ पे सही होगा। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। जो शिक्षा की प्रोसेस है उसमें अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए या प्रतिभाशाली बालकों के लिए। देखिए, अनुकूलन की आवश्यकता उन बच्चों के लिए ज्यादा होती है जो किसी न किसी तरह से सामान्य नहीं है, सामान्य जो श्रेणी है उसमें नहीं आते हैं। जैसे श्रवण बाधित है तो उनके जो श्रवण यंत्र हैं वो बाधित होते हैं। अस्थि बाधित जिनकी अस्थियों में कोई विकार होता है, दृष्टि बाधित जिनके नेत्रों में कोई विकार होता है, जो किसी न किसी तरह से पीड़ित है। ओके, वो मानसिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, भावात्मक रूप से हो सकता है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों का जो बुद्धिलब्धि होता है वो जनरली अच्छा रहता है। तो उनके लिए अनुकूलन की आवश्यकता नहीं हो, आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन अन्य के कंपैरिजन में अगर आप जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, उनके कंपेयर में अगर आप इसको देखोगे तो उनके लिए, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनके लिए आवश्यकता अनुकूलन की नहीं होती है। ओके, तो जो ऑप्शन सी है सा है यहाँ पे वो सही होगा। विकृत बालकों को बनाना चाहिए। देखिए, विकृत बालकों को, पहली बात तो उनको नेचर ने, प्रकृति ने कुछ ऐसी समस्याएं जन्मजात भी हो सकती हैं, वो जन्म के बाद भी हो सकती हैं किसी दुर्घटनावश या किसी और कारणवश। वो वैसे भी सामान्य कैटेगरी के बालक नहीं रह जाते हैं। ओके, तो अगर विकृत बालकों को हम अगर आत्मनिर्भर बनाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, तो उनके अंदर भी आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। ओके, वो भी समाज की जो मेन स्ट्रीम है उससे कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि उनके मन में फिर अगर इस तरह का भाव आएगा कि हम पहले से ही सामान्य नहीं, मीन्स पहले से ही हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, तो इस वजह से हम जो समाज की विकास की धारा है, जो समाज की प्रगति का रास्ता है, उस पर नहीं चल सकते। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि उनके अंदर सेल्फ डिपेंडेंट, जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ डिपेंडेंसी, उसकी भावना का जो विकास है वो किया जाए। ओके, ऑप्शन बा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सही होगा। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है।
निःशक्त बच्चों की शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब देखिए, सिंपल टर्म्स में समझिए, समावेशी का मतलब है जो शिक्षा की जो मुख्य धारा है उससे जो हटे हुए, शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े नहीं है जो बालक, जो विद्यार्थी शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, वो किसी प्राकृतिक वजह से, पारिवारिक वजह से या भावात्मक वजह से या और भी सामाजिक वजह से, कुछ ऐसी वजह हो सकती हैं कि वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए। ओके, या कुछ और कंडीशंस हो सकती है, उनकी पारिवारिक कैटेगरी ऐसी हो सकती है, उनकी जो सामाजिक आसपास का वातावरण वो ऐसा हो सकता है। सो ऐसे बच्चों को, जो निःशक्त बच्चों की शिक्षा है, निःशक्त का मतलब वो किसी न किसी तरह से निःशक्त होंगे, मीन्स उनके पास हर सुविधा मुहैया नहीं होगी। तो इस वजह से जो शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है उसको हम समावेशी, समावेशी का मतलब है इंक्लूसिव, कि सबको समान रूप से इंक्लूड करते हुए जो शिक्षा हम प्रदान करते हैं उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन, यहाँ पे सा ऑप्शन आपका सही होगा। हकलाने के कारण क्या है? देखिए, कुछ बच्चे जो हैं आप देखे होंगे कि उनके जो यंत्र हैं, स्वर यंत्र हैं, जो वो कभी कभी उनमें कुछ डिफेक्ट होता है, वो नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल मीन्स जन्मजात भी हो सकता है, या बाद में किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं। सो हकलाने के कारण जो है वो वंशानुक्रम भी हो सकते हैं, वातावरण भी हो सकता है। वातावरण में भी वातावरणीय कारणों का मतलब है कि जो शिक्षा उनको शुरुआत से प्रोवाइड कराई गई उसमें ही शिक्षा प्रोवाइड कराने वाला ही किसी ऐसी समस्या से पीड़ित रहा है, तो उसने जो उच्चारण का है, जो पढ़ाने की पद्धति है, वो सब डिफेक्टेड रही है, सो उसमें वातावरण को हम कहते हैं। लेकिन वंशानुक्रम का मतलब हो गया कि वो अगर उनके वंश में, उस बच्चे के वंश में पहले से ही ऐसी कोई दिक्कत चली आ रही है, तो अगर उसमें किसी और पिछली जो पीढ़ियां हैं उसमें नहीं हुआ, लेकिन उस पर्टिकुलर बच्चे में ऐसी कोई दिक्कत हो गई बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट की वजह से कुछ हो गया, सो वंशानुक्रम और वातावरण से उपयुक्त दोनों हकलाने के कारण में दोनों समावित होंगे। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? जो साइकोलॉजिकल सेंटर्स हैं उनका प्रमुख कार्य क्या है? निर्देशन, डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, शोध कार्य, रिसर्च वर्क मीन्स उनके शोध कार्य के करते हुए कुछ और खोज करना, कुछ और तौर तरीकों का खोज करना, या उपर्युक्त सभी। सो उपर्युक्त सभी हो जाएंगे आपके मनोविज्ञान केंद्र के जो प्रमुख कार्य हैं, वो डायरेक्शन, रिसर्च वर्क और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, तीनों होते हैं। वाक दोष के प्रमुख प्रकार कितने हैं? वाक दोष मतलब बोलने में, जो बोलने में बच्चे असमर्थ रहते हैं, तो उनके प्रमुख कितने प्रकार हैं? तो उनके 6 प्रकार हैं। अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ तो हमने केवल 6 प्रकार डिस्कस कर दिए हैं। बाकी जब हम अतिलघुत्तरी या लघुत्तरी डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरी लघुत्तरी होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक नंबर वाले, तो उसमें ये चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। निर्देशन एवं परामर्श, जिसको हम डायरेक्शन और गाइडेंस कहते हैं, द्वारा बताया जा सकता है। ओके, हम डायरेक्शन और गाइडेंस के द्वारा क्या बता सकते हैं? क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, विकल्प आ एवं बा दोनों, या कोई नहीं। सो विकल्प आ एवं बा दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। हम बच्चों को निर्देशन प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको अगर किसी क्षेत्र में गाइडेंस की जरूरत है, परामर्श की जरूरत है, तो उनको परामर्श प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इससे हम उनको ये बता सकते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। सो दोनों यहाँ पे आपके, सो ऑप्शन सा जो है वो सही होगा। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो पूछा गया है। जब हम डिस्कस करेंगे अभी, और जो 2-3 वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें क्वेश्चन रिपीट होगा, आप ध्यान रखिएगा इसको। जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वो इलाहाबाद में स्थित है, ये आप ध्यान रखिए। अब उस टाइम का तो इलाहाबाद था, लेकिन आज के टाइम पे प्रयागराज है। ओके, लेकिन आपके पेपर्स में, आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस में इसी तरह इलाहाबाद दिख के आएगा। ओके, या अगर प्रयागराज भी लिख के आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायक निर्देशन है। देखिए, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। ये निर्देशन की परिभाषा यहाँ पे दी है। तो ये पूछ रहे हैं कि यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है वो आर्थर जे जोन्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन, मैंने पहले भी बताया था। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, वो आपसे 1 नंबर में, लघुत्तरी में, अतिलघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है, और ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ओके, निर्देशन के प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है?
देखिए ये भी हमने अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो लिखित निर्देशन है वो निर्देशन का प्रकार नहीं है, बाकी स्वैच्छिक, व्यक्तिगत, व्यवसायिक, ये तीनों उसके एग्जाम्पल है। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। तो निर्देशन और परामर्श देने का जो प्रारंभ है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि निर्देशन और परामर्श का जो कार्य है वो एक ऐसा कार्य है कि उसके लिए एक उम्र तक बच्चों का बड़े हो जाना जरूरी होता है, क्योंकि उससे कम एज में अगर बच्चों को निर्देशन और परामर्श की शिक्षा देंगे तो ना तो वो उतनी अच्छी से उन चीजों को ग्रहण कर पाएंगे, ना ही वो इन पे इतना अमल कर पाएंगे। ओके, सो उच्च प्राथमिक स्तर पर या उससे बाद निर्देशन और परामर्श देने का कार्य जो है वो प्रारंभ होना चाहिए, होता भी है उससे पहले, सॉरी उसके बाद ही होता है। परामर्श से संबंधित उपकरण कौन सा है? परामर्श से संबंधित मीन्स अगर उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराना है या काउंसलिंग करनी है उनकी, तो उससे संबंधित उपकरण में संचित अभिलेख, जो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में, उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, साक्षात्कार इंटरव्यू के द्वारा है, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, जो उनकी सेल्फ जो स्टोरी है उसको जानकर, और निरीक्षण टेस्टिंग करके। ओके, तो तीनों यहाँ पे आपके परामर्श से संबंधित उपकरण हो जाएंगे, साक्षात्कार, संचित अभिलेख और आत्मकथाएं व निरीक्षण। तो तीनों आपके सही हैं, तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी ऑप्शन दा यहाँ पे सही होगा। दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण क्या है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दृष्टि बाधिता का जो कारण है वो वातावरणीय भी हो सकता है और वंशानुक्रम दोनों हो सकता है। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, जो अच्छी निर्देशन सेवा होती है वो बाल केंद्रित होती है। ओके, अब चूंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं तो उसमें बाल केंद्रित होगा। अगर हम जनरली इन जनरल देखें तो जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को ये निर्देशन प्रोवाइड कराना है सो वो उसी बच्चे पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में प्रॉब्लम, समस्याएं जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। सो ये जो हम शिक्षा उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो अच्छा निर्देशन प्रोवाइड करा सकते हैं, वो उसी पे केंद्रित होना चाहिए। उसकी जो पर्टिकुलर समस्याएं हैं, उसकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, अमल में रखते हुए ये जो निर्देशन है वो दिया जाना चाहिए। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? देखिए बुद्धिलब्धि के 2-3 सिद्धांत है, दो लोगों ने इसके सिद्धांतों को दिया। सिद्धांत मतलब उन्होंने अपनी जो मानक है वो तय किया हुआ है। तो टर्मन ने जो सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि बताई है वो 90 से 110 बताई है, और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो 120 से 140 के आसपास होती है। ओके, तो सामान्य की पूछ रहा है, सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि जो है वो 90 से 110, 115 इस रेंज में होती है। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? समुदाय का अर्थ जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ओके, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो है आपके आगरा, लखनऊ, कानपुर, बरेली, इस तरह और भी शहर हैं जहां पे आपके जिले हैं जहां पे स्थित है। ओके, जो हमने पूरे स्टेट लेवल की बात करी थी तो वो आपका इलाहाबाद में। देखिए जो क्वेश्चन ऊपर अभी आया हुआ था, जो मनोविज्ञान साल वो जो दृष्टिबाधित मीन्स जो आंख से देख नहीं सकते हैं, जो बच्चे अंधे होते हैं, उनके लिए ये लिपि होती है। उसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं, तो उसको स्पर्श करके उसके द्वारा उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। ओके, उसकी पूरी सिद्धांत है, उसका जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे अक्षर उनको सिखाए जाते हैं, तो वो पूरा हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आप ये समझ लीजिए कि ब्रेल लिपि जो है वो केवल जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो दृष्टिबाधित है, उनके लिए है। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु कौन सा परीक्षण है? पिछड़े बालकों की पहचान है तो हम सामान्य बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, नैदानिक बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, और मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण कर सकते हैं। तीनों कर सकते हैं, तो उपर्युक्त सभी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। फिर ये कथन कारक वाला क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किन्होंने दिया या किनका है। वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। ये स्टेटमेंट पढ़िए, फिर से आप पढ़िए एक बार। वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है,
जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से भी रोक देता है। तो यह जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये वॉलमैन का है। ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा, कैसे भी आप याद करिए, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा अगर इस तरह से तो कंफ्यूजन का चांस हो सकता है, इस वजह से आपको ये याद ही। वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण कौन सा नहीं है? यहाँ पे वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों के लक्षण दिए हुए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वो लक्षण नहीं है। देखिए, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास होता है, अनुचित जो वंचित बालकों में है। बुद्धि शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास होता है। शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन हो जाता है। उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि ये नहीं होता है। ओके, सो ऑप्शन आ जो है यहाँ पे ए, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, बाल अपराधी बालकों के उपचार की कौन सी विधि है? सो उसमें मनोविश्लेषणात्मक विधि भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक बुद्धि भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक विधि भी हो सकती है और परिवीक्षण विधि भी हो सकती है। तो तीनों तरह की विधियों द्वारा हम जो बाल अपराधी बालकों के उपचार हैं वो कर सकते हैं। ओके, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। विशिष्ट वर्ग के बालक जो है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, पिछड़े बालक हो सकते हैं, सामान्य बालक या विकलांग बालक। सो विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, सामान्य बालक हो जाएगा वो। ओके, और बाकी किसी न किसी तरह से स्पेशल होते हैं, विशिष्ट स्पेसिफिक स्पेशल हो जाते हैं वो बालक। मनो विश्लेषण विधि के जनक कौन थे? जो मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं वो फ्रायड थे। ओके, इस विधि का जो प्रतिपादन था वो फ्रायड ने किया था। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि कौन सी है? जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए शिक्षण विधि कौन सी है? गतिवर्धन, विशिष्ट कक्षाएं, संपन्नीकरण या उपर्युक्त सभी। संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम। सो उपर्युक्त सभी जो प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधियां हैं, ये तीनों हैं। सो उपर्युक्त सभी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आया ही हुआ है, ऐसा नहीं कि ये अलग से इंक्लूड किया गया। देखिए 2017 सेकंड में, सेकंड का मतलब है दोबारा एग्जाम हुआ होगा। ओके, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? अभी हमने डिस्कस करी, 90 से 110 होती है। CAT परीक्षण है, CAT परीक्षण जो है वो बच्चों के लिए है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हुए। आपका जो समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम है, जो पेपर है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है, वो भी वही MCQs हमने डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं पहले। ओके, अगली वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।